दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज हम लोग गणित यानी गत एग्जाम में जो पूछे गए सवाल थे यानी पिछले यानी प्रीवियस क्वेश्चन कहा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन को आज हम लेके आए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वास्तविक संख्या में जो प्रीवियस यानी ईयर में जो आपसे यानी प्रश्न पूछे गए वो किस टाइप के यानी पूछे जाते हैं और उसका जवाब कैसे दिया जाता है। तो इसी बात को हम लेकर आए हैं और हम लोग आज बेसिक से सीखेंगे कि आप हमारा जो रियल नंबर है इससे कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। इसमें 30 सवाल होंगे और 30 सवाल को हम समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे और बड़े ही मज़ेदार यानी सवाल है और छोटी छोटी सवाल अक्सर हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि वो छोटी छोटी चीज़ों को डील करते हुए आगे निकले। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लें और आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले सवाल से। और यहाँ पे पहला जो सवाल आप देखेंगे तो हमारा सवाल यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे अगर हम पहला सवाल देखें तो हमारा जो सवाल है, सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या क्या कहा जाता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्याओं को अगर एक साथ मिला दें तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते, इस रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। जो इस रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या जो होता है वो रूट के बाहर होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया। लेकिन जैसे हम आपको कह दें अपरिमेय संख्या तो इसका मतलब है कि ये रूट के अंदर होगा, जैसे √2, √3, ये अपरिमेय संख्या है। और अगर इस दोनों संख्याओं को समूह बना दे, इस दोनों संख्याओं को एक साथ मिला दे तो इसे क्या कहते हैं। तो इस दोनों संख्याओं के समूह को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसी को कहा जाता है। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के जो समूह होते हैं ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। सवाल इस तरह से दे रखा है, आपको कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए किया जाता है। यानी या तकनीक है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो एल्गोरिथम विभाजन का जो प्रयोग करते हैं यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग करते हैं ना, इससे हमें क्या यानी इससे हम क्या निकालते हैं, इससे है ना हम क्या हासिल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है कि लोसो है, लघुत्तम, समापवर्तक, महत्तम है यानी मोसो यानी जिसको एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं, फिर भागफल है और शेषफल है। तो आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये एक नियम है जिस नियम से हम लोग क्या निकालते हैं, तो इसमें एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इससे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। याद रखेंगे एचसीएफ यानी मोसो निकालते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोसो, यानी यहाँ पे आपका सही आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जैसे एल्गोरिथम आ जाएगा, एल्गोरिथम याद रखेंगे कि एल्गोरिथम आ जाएगा, जैसे एल्गोरिथम आएगा आप तुरंत कहेंगे मोसो, है ना। यूक्लिड का नाम आए तो आप मोसो पे यानी सही आंसर करेंगे। अगला देखिए, अगला यहाँ पे अगर सवाल देखें तो सवाल इस तरह से है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है a और b और ये इस प्रकार से दे रखा है कि a बराबर BQ प्लस R। तब कह रहा है यहाँ पे तब कह रहा है कि इसमें जो दे रखा है ना R का वैल्यू वो क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, बेसिक नॉलेज बता दें कि देखिए जैसे हम 2 से भाग लगाते हैं 5 में, सिंपल सा। पिछले वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा किए थे, बात किए थे, तो आप इस पे ध्यान रखेंगे। आप देखिए यहाँ पे जो हम भाग लगाए यहाँ पे तो क्या आ गया, तो देखेंगे कि आप 2 से भाग लगाए 5 में तो आपका 1 रह गया और 2 बार में इसमें भाग लगा था। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम जो है यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोले कि इस 2 को आप बी समझिए। उनका कहना था कि इस 2 को जिस संख्या से भाग लगाते हैं वो 2, जिस संख्या में भाग लगाते हैं उसे ए, और जितना बार में लग जाता है वो क्यू, और जो रह जाता है उसको आर का यानी रिमाइंडर का। अब देखिए ये है आपका भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेष या शेषफल। तो हमको मालूम है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जो शेष, यानी
भाज्य बराबर जो फार्मूला होता है ना, भाज्य बराबर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए, है ना, भाजक गुना भागफल, यहाँ पे हम भागफल कर लेते हैं, भागफल, और यहाँ पे जोड़ में शेष कर देते हैं, आप पूरा लिख लेंगे। समझिए यहाँ पे देखिए आपका भाज्य जो होगा वो हो जाएगा a, और भाजक जो हो जाएगा जिससे भाग लगाते हैं b, भागफल है आपका q, और प्लस है r। ये बात हमारे पास आ गया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ यानी शेषफल होता है, यानी करेंगे मतलब a बराबर बी क्यू प्लस r। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये जो 5 में जो आप 2 से भाग लगाए ना तो 4 लग गया था। क्या आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हम 2 को एक बार ही लगा के इसमें हम भाग की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए? तो आप कहेंगे कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2 जो है, 2 को अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो इसके नज़दीक यानी 5 के नज़दीक आप 4 तक जा सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है, हाँ एक नियम है, नियम ये कहता है कि आपका जो भाजक है ना वो शेषफल से बड़ा होना चाहिए। अभी देखिए तो ये जो भाजक है शेषफल से छोटा हो गया, क्योंकि शेषफल ज्यादा हो गया 3 हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये नियम के खिलाफ है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कहा गया कि हमारा जो यानी शेषफल होना चाहिए ना वो किससे छोटा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, है ना, भाजक से छोटा होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे 2 दूना 4 लगाते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे अब शेषफल जो है भाजक से छोटा आ गया, यानी 2 से छोटा रहना चाहिए, शेषफल हमेशा छोटा रहना चाहिए। तो बी क्या हुआ, बी हो गया आपका यानी बड़ा होना चाहिए किससे, आर से, क्योंकि बी आपका क्या है, भाजक है, और ए की क्या है, शेषफल आर है। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब 2 से हम 2 में भाग लगा यानी 4 में ही भाग लगा दे तो 2 दूना 4, ये कट के क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आर का जो वैल्यू हो सकता है वो 0 के, है ना, बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, क्योंकि एक जगह पे 1 आया है एक जगह पे 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि आपका आर जो होगा वो क्या होगा, आर 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। तो इसी बात को हम पलट के ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर होगा कौन, आर, क्योंकि देखिए एक सूरत में तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे अभी कि यहाँ पे 0 आ गया, आर का वैल्यू 0 आ गया, और यहाँ पे आर का वैल्यू 1 आ गया। तो इसका मतलब है आर 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा आर जो होगा बी से छोटा होगा। क्या होगा, बी से हमेशा और हमेशा छोटा होगा, क्योंकि बी हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहाँ भी देखेंगे तो 2 बड़ा है 0 से, तो यानी बी हमेशा बड़ा होगा किससे, आर से। तो देखिए ये किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में होगा आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमको समझ में आ रहा है कि आर जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन यानी हो जाएगा डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। तो अगला सवाल हमारा जो चौथा सवाल है, चौथा सवाल इस तरह से, ये भी सवाल आपका पूछा गया। देखिए इसमें जितने भी सवाल हम लाए सभी के सभी आपके गत परीक्षा का सवाल है, यानी पूछे गए सवाल आपके सामने लाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा होगा तो अभी जस्ट आप इसे लाइक कर लें और उसके बाद आगे के सवाल को समझें। अब देखिए अगला सवाल देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचाने। इसमें असत्य जो असत्य जो है यानी फॉल्स जो यानी इसमें स्टेटमेंट है ना उसको कह रहा है पहचानने के लिए। तो पहला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और, है ना, यहाँ कह रहा है एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। देखिए यहाँ पे हम ठहर कर आपको 2-3 बात बताने की कोशिश करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ जाएंगे तो आप आगे के सारे सवाल इससे रिलेटेड आ जाए तो आप समझ सकते हैं। देखिए पहली बात तो है कि एक होता है रेशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए हम परिमेय कर देते हैं, यानी एक जगह पे हम परिमेय ले लेते हैं, यानी पो से परिमेय और ओ और पो से ओ परिमेय, ये आपको हम दे दिए। देखिए परिमेय संख्या वो होता है जो रूट से बाहर होता है, जो रूट के अंदर नहीं होता है, यानी जो a/b या p/q के रूप में हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो रूट के अंदर हो और वो बाहर ना निकले, या ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद अपना ऑर्डर चेंज करता रहे। क्या करता रहे, चेंज करता रहे। जैसे यहाँ पे देखिए डॉट 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 हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तो 0 के बाद 1 2 आया है, तो अगर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 आता तब तो ये परिमेय हो जाता, लेकिन 1 2 फिर 1 3 1 4 इस तरह से अपने ऑर्डर को चेंज करते जा रहा है, यानी ऑर्डर एक जैसे ऑर्डर को रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है।
अब ऐसा समझ जाए कि ये आपका ये तो परिमेय हो गया जो P बटे Q के रूप में लिखते हैं, जैसे 2 हो गया, 2.5 हो गया, ये इस तरह का होगा, तो ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इवन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 0 मान लीजिए 3 3 3 इस तरह से भी आता रहेगा, फिर भी ये आपका परिमेय संख्या, लेकिन ऑर्डर आपका रिपीट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा तो परिमेय, रिपीट नहीं होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए एक हो गया परिमेय, एक हो गया अपरिमेय। अब ऐसे समझिए कि ये हो गया आपका है ना पानी, और ये हो गया आपका जहर। परिमेय संख्या हो गया पानी और अपरिमेय संख्या हो गया जहर। अब यानी हमारे पास 4 ऑपरेशन है। 4 ऑपरेशन क्या है, पहला है यहाँ पे पहला यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला हमारा है जोड़ ऑपरेशन। पहला है जोड़, जिसमें हम लोग जोड़ते हैं किसी चीज को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है आपका परिमेय संख्या और इसको जोड़ दिए अपरिमेय संख्या से। और आप जानते हैं कि पानी को जहर में डालेंगे तो क्या कहलाएगा, जहरीला पानी कहलाएगा, यानी ये अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो आप याद रखेंगे ये आपका अपरिमेय होगा। देखिए परिमेय का जोड़ और अपरिमेय का, यानी परिमेय और अपरिमेय का जो जोड़ होगा, योग होगा ना, वो भी अपरिमेय होगा। अगर इसमें से घटा भी लेते ना, जैसे 2 में से यहाँ √3 को घटा भी लेते, फिर भी आपका अपरिमेय ही होता। अगर 2 गुना √3 भी कर देते ना, गुना कर देते, फिर भी अपरिमेय होता। और 2 भागा √3 भी कर देते यहाँ पे, फिर भी आपका क्या आता, अपरिमेय ही होता। तो ये चारों ऑपरेशन, यानी एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, चाहे जोड़ दीजिए, घटाव कर दीजिए, गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, हर सूरत में आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो याद रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट में भी यहाँ देख रहे करा कि एक परिमेय है एक अपरिमेय है, दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये बात होना चाहिए। तो ये कहता है कि अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है, ये फॉलो कर रहा है, ये बात सत्य है, असत्य नहीं है, गलत नहीं है। दूसरा अगर देखें यहाँ पे, तो दूसरा क्या कहा जा रहा है कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय होता है। ये सरासर गलत हो गया। जैसे देखिए ये व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम कह दें कि 1/2 परिमेय संख्या है, इसको अगर व्युत्क्रम कर दे, उलट दे, यानी 2/1 कर देंगे, तो क्या ये अपरिमेय संख्या हो गया, नहीं हुआ, ये गलत बात है ना। अब जैसे कह दें कि ये आपका जो है मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, 4 ये परिमेय संख्या है, अगर इसको हम पलट देते 1/4 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं। इवन हम इसमें माइनस भी लगा देते ना, -1/4 भी लगा देते, फिर भी ये क्या है, आपका परिमेय संख्या होता। तो ये बात फॉल्स हो गया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, आपका सही ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर के सवाल को अगर देखें यहाँ पे, तो सवाल कर रहा है कि 2 संख्या ए और बी है ना का लोसो 36 है और मोसो आपको यहाँ पे 2 दे रखा है, तो कह रहा है ए का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। इस सवाल को अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको मिसटाइपिंग लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप हो गया। सवाल ऐसे होना चाहिए था कि 2 संख्या ए और बी, जहां बी जो होना चाहिए, बी का कुछ वैल्यू होना चाहिए, और का इस दोनों संख्याओं का, यानी ए मान लेते हैं कि एक संख्या ए है, दूसरा संख्या हमारा 18 है, मान लेते हैं ये है ए, और 18 का लोसो यानी एलसीएम जो है, एलसीएम आपको कितना दे दिया है, 36 दे दिया है, और एचसीएफ इस दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो दे रखा है आपको 2। तब कह रहा है कि ए का मान ज्ञात करना है, तब आप ए का वैल्यू निकाल सकते थे। तो चलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे, सही कर लेंगे कि ए बी की जगह पे आप 18 लिख लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ए का वैल्यू मांगा जा रहा है, तो आप करेंगे क्या, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग को हम बताए भी थे, नहीं तो आप याद कर लीजिए कि दोनों संख्याओं का, यानी ए गुना बी का जब आप गुना करते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं किसके, तो एलसीएम और एचसीएफ के, यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा एचसीएफ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एचसीएफ, आप इसे समझ जाएंगे। एचसीएफ हम यहाँ पे लिखे। अब देखिए ए कितना है, ए का ए ही है, बी का वैल्यू कितना है 18 है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एलसीएम कितना है 36 है, और गुना एचसीएफ, एचसीएफ कितना है तो 2 दे रखा है। अब देखिए यहाँ से आप इसे काट सकते हैं, 18 इकाई 18, 18 दूना 36, तो ए बराबर क्या होगा, तो 2 गुना 2 यानी 4। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप बी के जगह पे 18 रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका आंसर यानी इसका फॉर्मूला होता है ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एलसीएम, यहाँ पे होगा एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठंडी की वजह से पेन भी नहीं चलता है। देखिए
एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ होता है। चलिए यहाँ पे एलसीएम गुना एचसीएफ हम कर लेते हैं। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आप रखेंगे, ए के जगह पे आपका ए ही रहेगा, बी की जगह पे 18 रहेगा, एलसीएम की जगह पे 36 रहेगा और एचसीएफ की जगह पे 2 रहेगा। आप 18 को इससे 2 बार काट दे, 2 दूना 4 हो जाएगा और सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल बेहद ही आसान है। आप इसे बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ पे अगर देखें तो कहा जा रहा है कि यदि प्रथम 13,986 आभास संख्याओं का योग, ये देखिए 13,986 जो है ये आभास संख्या, ये क्या है, अभाज्य संख्या। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे और इसका योग n है। जब सभी आभास संख्याओं को जोड़ेंगे, योग करेंगे तो n आएगा। ठीक, तो कह रहा है n हमेशा भाज्य होगा। n किस संख्या से भाज्य होगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दे रखा है 4 6 है ना, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इस तरह से तो यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला बात तो आपको ये बता दें कि ये आपके पास क्या है, यानी 13,986 आभास संख्या है। तो पहले हम एक बार आभास संख्या को समझ ले। आभास संख्या क्या है, तो देखिए आभास संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 गुणनखंड होता है ना, उसमें भी कौन सा गुणनखंड, जो खुद से उसमें पूरा तरीके से भाग लग जाए, यानी खुद से और 1 से, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगता। जैसे देखिए यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 में 1 से भाग लगेगा या खुद 2 से ही लगेगा। 3 में बात करें तो 3 में 1 से भाग लगेगा या खुद में यानी 3 से भाग लगेगा। अगर 5 की बात करें तो खुद से भाग लगेगा है ना, या 1 से ही भाग लगेगा। लेकिन 4 की बात कर देंगे तो आप कहेंगे 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और खुद 4 से भी भाग लगेगा। यानी यहाँ पे देखें तो 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग रहा है, लेकिन इस सारी संख्याओं में देखेंगे तो केवल और केवल 1 से और खुद से भाग लग रहा है। तो जिस संख्या में केवल और केवल खुद से और 1 से भाग लगता है तो उसी संख्या को हम लोग भाज्य यानी अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये आभास संख्याओं का जो, यानी 13,986 आभास संख्या, इसको जब जोड़े तो n आया। जैसे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ आभास संख्या है, ऐसे समझिए कि हमारे पास जो संख्या है वो इस तरह से है कि 2 है, 3 है और 5 है, मान लीजिए ये आभास संख्या। इस सभी को जब हम जोड़ेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ क्या किया, बहुत सारी संख्याओं को, यानी कितनी संख्या को, 13,986 संख्या को जोड़ा तो n आया। जब ऐसे हम जोड़े तो जैसे यहाँ पे 10 आया तो यहाँ पे n आ गया। तो ये 10 किससे भाज्य होगा, ये यहाँ तो आप आसानी से कर सकते हैं, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, खुद 10 से भी लगेगा। लेकिन इस n जो होगा ये हमेशा भाज्य होगा। आपसे पूछा जा रहा है किस संख्या से भाज्य होगा। तो देखिए आपको हम बताया अभी जस्ट कि भाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से 3, 2 3 5 7 है ना 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह से ये हमारा आभास संख्या आ रहा है ना। अब देखिए तो इसमें आप देखेंगे कि 2 आपका केवल और केवल 2 ऐसी आभास संख्या है जो कि सम आभास संख्या है। सम कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे कहते हैं विषम। तो ये सभी विषम और ये केवल और केवल सम है। तो अगर हम यहाँ पे आपको यह कह दें कि हमारे पास जो यहाँ पे योग दे रखा है ना, यहाँ जो आभास संख्या का अभाज्य संख्या का जो योग दिया का जो योग है, योग का मतलब जोड़ होता है। इस योग में केवल और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम है। इसको अगर हम आगे बाहर निकाल दें तो आप कितना बचेगा, तो आप बच जाएगा आपको 13,985, क्योंकि 86 था, 86 में से एक सम था। अब बताइए ये आपका है विषम, ये क्या है, विषम संख्या, और केवल एक ही था क्या, सम संख्या। अब बताइए, आप सम संख्या को विषम संख्या के साथ अगर जोड़ेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, इतनी बात को आप नोट कर लें। अब देखिए सम संख्या को विषम संख्या के साथ अगर जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा। तो जैसे सम संख्या में हम 2 ले लेते हैं और विषम संख्या में आपको 3 ले लेते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5। तो 5 जो मिलेगा तो ये भी आपका क्या होगा, विषम संख्या ही होगा ना। और विषम संख्या से भाग ही लगाएंगे तभी जाके वो क्या होगा, पूरा यानी कट सकता है, कभी कभी कटेगा, नहीं भी कटेगा।
जैसे 3 से भाग लगाएंगे 5 में नहीं कटेगा, जबकि 3 भी विषम संख्या है ना, नहीं कटेगा। 5 से लगाएंगे कट जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि विषम संख्या जो है, विषम संख्या से ही पूरा पूरा भाग लगेगा या नहीं भी लग सकता है। लेकिन आपके ऑप्शन में अगर देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है 6, 4, 8 और उसके बाद फिर यहाँ पे 9 दे रखा है। नहीं, ये गलत मिस टाइपिंग हो गया है, इसमें नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन लिया गया है, मिस टाइप हो गया है। यहाँ पे नॉन ऑफ दीज होगा, आप देख लीजिएगा, नॉन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि विषम संख्या में सम संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखें यहाँ पे। तो अगला सवाल आपका इस तरह से है। सवाल कर रहा है कि 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए 5 को आप 5 ही लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुना 3 यानी 15। और 20 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो अगर एचसीएफ की बात करें हम लोग यहाँ पे, एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ होता है जो सभी में मिलता है। तो सभी में क्या मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है। तो एचसीएफ हो गया 5। ठीक। फिर अगर एलसीएम की बात करें तो कहा जाता है कि एलसीएम वो सारी संख्या को लेते हैं, है ना, कि जो सब में आता है उसे एक बार लीजिए, बाकी बात जो रह गया उसे भी आपको लेना होता है, उसे भी गुना करना होता है। तो देखिए 5 तो सभी में, तो 5 ले लिए गुना। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, फिर भी लेना होगा आपको। ये 2 इसमें भी है, 2 यानी इसमें इस सारे चीज में नहीं है, फिर भी ये दोनों 2 को लेना होगा, यानी 2 दूना 4 हम कर लेते हैं। आप सभी को गुना कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15, 15 चौके 60। कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। आप देखिए एलसीएम हो गया 60 और एचसीएफ हो गया आपके पास कितना, एचसीएफ हो गया आपको 5 और एलसीएम हो गया आपको 60। तो इतनी बात को आप याद रखिए। तो यहाँ पे कह रहा है पहले आया है लोसो, तो पहले हम लिखेंगे लोसो यानी 60 अनुपात, फिर करा है मोसो। मोसो कितना है, 5। आप 5 से आप भाग लगा सकते हैं। 12 पंचे 60, 5 इकाई 5, तो 12 है ना, यहाँ पे अनुपात कितना आ जाएगा, 1। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 12 अनुपात आपका हो जाएगा 5। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो कह रहा है अगर ए और बी 2 आभाज्य संख्या है तो रूट पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू दे रखा है। यहाँ पे कोई बात नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। ये ए की जगह पे यानी पी ले लिया है, क्यू है ना, बी की जगह पे क्यू ले लिया है, कोई बात नहीं, पी क्यू यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ देखिए ए और बी क्या है, 2 आभाज्य संख्या है और उसका रूट यानी पी संख्याओं का गुणनफल करेंगे। जैसे 2 आभाज्य संख्या यानी हम 2 ले लेते हैं, साथ ही साथ 3 ले लेते हैं, दोनों को गुना कीजिए तो 6 आएगा। या आप 3 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, दोनों आभाज्य संख्या है, दोनों को गुना करेंगे तो 15 होगा। अब 15 का भी रूट करें या 6 का भी रूट करें, तो रूट से यानी ये बाहर तो आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे करा रूट यानी पूरा पूरा नहीं आएगा। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए जहां पे अपरिमेय संख्या होगा वो आपका सही आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों का गुणनफल आप देख सकते हैं कितना होगा, 8। तो आपका सही आंसर 8 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल अगर आप यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि निम्न में कौन आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या बताए थे जिसमें खुद से भाग लगे और 1 से लगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 29। तो 29 ही एक ऐसी संख्या जिसमें खुद से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा। 25 में तो 5 से भी लगेगा, 25 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, 16 में 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 16 से भी लगेगा, और 15 में लगेगा, 3 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, और खुद 15 से लगेगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर बढ़े तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो 625 से 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, तो यहाँ पे कहेंगे 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 गुना 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 है ना, इकाई 5 25, यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 5 गुना 5 25, यानी 1 2 3 4 आ रहा है, यानी 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। देखिए किस ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन डी में, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि पी तथा क्यू 2 आभाज्य संख्या है तो उनका मोसो होगा। तो सिंपल सी बात है, 2 आभाज्य संख्या पी बराबर हम ले लेते हैं 2 और क्यू बराबर ले लेते हैं 3, दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 2 आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं,
और 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में कौन संख्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। या आप इस तरह से भी लगा सकते हैं 2 से, यानी 3 में यानी 900 निकालते हैं, यानी एचसीएफ निकालेंगे तो 2 इकाई 2 बच गया, 1 को यहाँ पे फिर इस तरह से भाजक बना के 2 में भाग लगा दीजिए, तो 1 दूना 2, यानी आपका सही आंसर आ जाएगा 1। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप यहाँ पे देखिए कर रहा है दोनों का मोसो होगा, तो सिंपल सा काम करें, जब इस दोनों का मोसो कर रहा है तो यहाँ पे आपको पहचानना होगा कि कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 पे पावर कितना है आपको, तो 3 पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ है 2 पे पावर 1 यानी 1, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे देखें तो 3 को हम 3 बार गुना कर सकते हैं, है ना, और फिर आपको 2 गुना 5 है, और इसको नीचे में रख लें इस तरह से, और जब नीचे में रखेंगे तो आप कहेंगे 3 पे पावर 2 है तो 2 बार आप गुना कर दें, और फिर 2 पे 2 बार पावर है तो 2 बार लिखें, और 5 को 5 करें, तो 3 3 3 3 कट गया, और फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर 5 से 5 कट जाएगा। अब देखिए इस तरह से ये कट जाता है, और बचता क्या है आपको 3/2 आता है। लेकिन आपको इस तरह से काटना नहीं है, आपको मोसो निकालना है। तो सभी को आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हम गुना कर लेते हैं कि कितना होता है तो चलिए गुना कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि गुना किए 3 या 9 9 तिया 27, ये हो गया 27, आप 5 गुना 10, तो 27 को 10 से गुना करेंगे तो 200 यानी आप 70 पाएंगे, और 3 तिया 9 9 दूना 18 18 और ये 5 गुना 10 होगा, तो 18 को 10 से गुना कीजिए तो 180 होगा। अब इस दोनों का अगर हम मोसो निकालें यानी 270 और 180, यानी 270 और 180, तो 270 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और 180 से भाग लगाएंगे 270 में, और यहाँ पे अगर हम मोसो निकालें तो कितना निकलेगा, तो एक बार में आप लगाएंगे 180, और यहाँ पे बच जाएगा 0, और ये हो जाएगा 17 यानी 9, और इससे जब लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, 180 में 2 बार में लगेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 90 दूना 180, और ये कट गया, किससे कटा, तो 90 से कटा, और आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 90। अगले सवाल की ओर बढ़े, तो अगला सवाल आप अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 किस प्रकार की संख्या है, और आपको दे रखा है भाज्य अभाज्य विषम और प्राकृत संख्या। तो देखिए 13 दोनों में है, अगर हम कॉमन ले ले 13 अगर हम कॉमन ले ले तो कहेंगे 7 गुना 11 और जोड़ 1। अब देखिए 13 और 11 सतह 77 हो जाएगा, 77 में 1 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 78 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 13 गुना 78। आप बताइए 78 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें 200 भी लगेगा, 100 भी लगेगा, और खुद यानी 78 से भी लगेगा, इनके अलावा है ना आप इसमें यानी 39 से भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाज्य संख्या। अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल इस तरह से है, और अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे आपसे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं यानी प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः कि यानी क्या करा है कि क्रमशः एक चक्कर जब लगाता है, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे कोई ए है, बी है और सी है, और यहाँ से अपने अपने स्थान से, यानी ऐसे तो कहा जा रहा है कि एक ही जगह पे एक ही स्थान पे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसी स्थान पे ए भी है, बी भी है और सी भी है, और ये दौड़ना प्रारंभ किया। इस तरह से दौड़ते दौड़ते जब यहाँ तक आता है तो एक को एक जो है मान लीजिए ए 1 घंटा में पहुँच गया, बी जो है 2 घंटे में पूरा कर लिया, और सी जो है 3 घंटे में किया है, और सी जो है ये 5 घंटे में पूरा किया है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, यहाँ पे आगे करा है तब करा है यहाँ पे बताने के लिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीनों एक ही स्थान बिंदु पर पुनः कितने यानी समय के बाद यानी एक जगह मिलेगा या एक जगह यानी इकट्ठा होगा। तो आपको करना क्या है, 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेना है। जैसे एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 गुना 3 गुना 5, और जब गुना करते हैं तो आपको कितना आता है, 15 आ जाता है। तो 15 घंटे बाद वो एक दूसरे के साथ यानी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। फिर वही सिंपल सी बात, देखिए 15 में तो 1 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 5 से लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 23
तो ऐसी एक ऐसी संख्या है जो आपका आभाज्य संख्या, क्योंकि खुद से लगेगा और 1 से लगेगा। 12 में तो आप 2 से भी लगा सकते हैं, 6 से भी लगा सकते हैं खुद से। 75 में आप 25 से 15 से 5 से आप लगा सकते हैं, 3 से भी लगेगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे अगर देखें तो अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि यदि 65 और 117 का मोसो आपको इस प्रकार दे रखा है, तो कह रहा है एम का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए इसके यानी वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि ये फार्मूला जो होता है यानी a गुना बी, अगर दो संख्या दिया है a गुना बी, तो इसके HCF और इसके LCM के गुणनफल के ये क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मोसो दे रखा है, एक संख्या भी दे रखा है, दो संख्या भी दे रखा है। तो आपको काम क्या करना है कि यहाँ पे LCM पहले निकालना होगा। जब LCM निकाल लेंगे तो हमारे पास चारों चीज़ आ जाएंगे, तो फिर आसानी से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, LCM। तो 65 का और 117 का हम लोग LCM निकालेंगे। तो हम कहते हैं 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 और यहाँ कहेंगे 13 नमा है ना, क्या कहेंगे 13 नमा 117 और 9 को 3 गुना 3 आप लिख सकते हैं, 3 3 9 और 13 नमा 117। अब देखिए अब अगर इसका LCM निकालेंगे तो LCM में क्या हो जाएगा कि 13 देखिए दोनों में आ रहा है, तो 13 को एक बार लेंगे, तो उसके बाद फिर 5 को लेंगे, फिर ये 3 और 3 को लेंगे, तो हम यहाँ पे 3 गुना 3 कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 13 यहाँ 3 3 9 और 13 नमा 117 और यहाँ देखिए 3 3 9 13 नमा 117, 117 को 5 से गुना कर दीजिए। 117 को 5 से जब गुना करेंगे तो आप कहेंगे 5 7 35, बच गया 3 और 5 इकाई 5 3 8 और 5 इकाई 5, तो आ जाएगा 585। अब आपके पास 585 इसका क्या आ गया, मोसो आ गया, तो सॉरी LCM आ गया यानी लोसो आ गया। तो आप याद रखेंगे 585। अब जो हमारे पास यानी फार्मूला है, आप क्या कहेंगे कि 65 गुना 117 यानी 65 गुना 117 बराबर यानी लोसो गुना मोसो, ये बताए थे। तो आपका लोसो निकला था 585, ये लिख लीजिए, और मोसो क्या निकला हुआ है, तो मोसो निकला हुआ है आपका यानी यहाँ पे कहेंगे 65M, ये आपका 65M है, 65M और घटाओ 117। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आपका 585 ये गुना में इस साइड ले आइए तो ये कटेगा, या आप ऐसे भी काट सकते हैं, है ना। जब हम 117 से इसमें लगाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 5 बार में। कैसे, देखिए 5 से गुना कीजिए, 5 7 35, 35 का 5 हासिल यानी 3, 5 इकाई 5, 5 3 8, 5 इकाई 5। अब देखिए इस 5 से इसको काट सकते हैं, 13 पच्चे 65, तो आपके पास बच गया 13 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपको 65M घटाओ 65M और घटाओ 117। ठीक, अब 117 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में, तो कहेंगे 13 जोड़ 117 बराबर 65M। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को अगर जोड़ दें इस दोनों को, तो आप क्या कहेंगे, तो 7 3 10 क्या हो जाए, 7 3 10 हासिल 1 और 1 2 और 1 जो बचा था वो 3 और 1 का 1 बराबर कितना हो जाएगा 65M। अब 65 से जब इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार में लग जाएगा, तो आप इसे देख सकते हैं। अगर 2 बार में लगाए तो 2 बार में लग जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, और 6 दूना 12 1 13, तो यानी कितने बार में लगेगा, 65 दूना कितना होता है 130 होता है, तो 2, तो यानी हमारा जो M का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी बी, ऑप्शन बी आपका 2 है, तो आपका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 10 और 20 का मोसो और लोसो का अनुपात बताइए। तो सिंपल सी बात है, 2 को आप क्या लिखेंगे, 2 गुना 1 यही कह सकते हैं। 10 को क्या कह सकते हैं आप, तो 2 गुना 5 कह सकते हैं, है ना। उसके बाद 20 को क्या कह सकते हैं, तो आप 20 को कहेंगे यहाँ पे 2 दूना 4, 4 पंचे 20। अगर हम मोसो की बात करें तो देखेंगे कि कौन सी संख्या सभी में आ रहा है, तो 2 सभी में आ रहा है, तो यानी यहाँ पे जो आपका HCF आ गया, HCF आ जाएगा आपको 2
और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में आपको क्या करना है, गुना करना है। दो सभी में एक बार लीजिए, 5 यानी इस दोनों में है तो एक बार लीजिए, और बच गया यहाँ पे 2 तो 2 भी लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, और यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 रह गया था तो 2 रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 10, 10 दूना 20, तो एलसीएम हो जाएगा आपको 20। अब अनुपात क्या क्या चीज़ का है, एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम हो गया 20 तो हम लिखेंगे 20 अनुपात और यहाँ पे 2। अब देखिए क्या होगा, इसमें जब आप भाग लगाएंगे तो 2 इकाई 2 और 2 यानी 10 दूना 20, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20/2, तो आप देख सकते हैं कि 10 बार में लग जाएगा, यानी 10/1 अर्थात 10:1। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस तरह से आपका सही आंसर आ गया। अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का मोसो। तो ये तो अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो होता है 4, और सबसे छोटी जो आभाज्य संख्या होता है 2। तो देखिए 2 से जब 4 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में, यानी मोसो निकाल रहे हैं तो आप कहेंगे 2 दूना 4, 2 बार में ही कट गया और 0 आ गया, तो इसका मतलब 2 ही आंसर होगा। या आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो भाज्य है वो है 4, तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और सबसे छोटी जो आभाज्य संख्या है वो है 2, तो आप इसे 2 गुना 1 लिख सकते हैं। जो दोनों में आता है वही आपका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2, तो सही आंसर हो जाएगा 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि ए और बी आभाज्य संख्या है तो ए और बी का लोसो होगा। तो देखिए ए और बी क्या है, आभाज्य संख्या है। तो आपको बता दें ए की जगह पे हम ले लेते हैं 2, क्योंकि आभाज्य संख्या है। क्या है, आभाज्य संख्या है 2, और एक ले लेते हैं 3। तो ये दोनों आभाज्य संख्या है, दोनों को जब गुना क्या करेंगे, लोसो निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है कि 2 को आप क्या लिखेंगे 2 गुना 1, और 3 को क्या लिखेंगे तो 3 गुना 1, और लोसो में क्या कहते हैं जो दोनों में आता है एक बार लीजिए, तो 2 किसी में नहीं आया, एक में आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है फिर भी लीजिए, है ना। एक को तो आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 3 यानी दोनों क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इसके जगह पे और हम ले लेते हैं, जैसे कि आभाज्य संख्या एक ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 7, फिर भी इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आप 5 गुना 7 ही करेंगे। तो हर सूरत में ये देख रहे हैं कि गुना का रिलेशन आ रहा है, तो ए है और बी है, तो इसका मतलब क्या होगा ए गुना बी होगा, अर्थात ए बी आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी ए इंटू बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न देखें, यहाँ दो लगातार संख्या का मोसो पूछ रहा है। तो चलिए 1 और 2 ले लेते हैं, दोनों का मोसो अगर निकाले तो 1 से 2 में 2 यानी तुरंत लग जाता है, यानी 1 आ गया। अब लगातार हम 7 और 8 ले लेते हैं, 7 और 8 तो देखेंगे एक बार में लग गया, फिर 1 बचा, फिर 1 से 7 में लगाएंगे तो 7 बार में लग गया, यानी देख रहे हैं कि 1 से ही पूरा कट गया। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे हम 16 और 17 ले लेते हैं, 16 और 17 तो 16 से यानी इसमें लगाएंगे 17 में तो एक बार में बच गया 1, फिर आप यहाँ पे 16 में लगाएंगे तो एक बार में, फिर बच गया 6 तो फिर एक बार में, यानी 6 बार में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 यानी 2 लगातार संख्याओं का आप याद रखेंगे, 2 लगातार संख्याओं का मोसो हमेशा और हमेशा 1 होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ये भी सवाल आपका पूछा गया सवाल है, कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है 5 से, जैसे यहाँ 5005 में आप जैसे भाग लगाएंगे तो देखिए कितने बार में लगेगा, 5 से लगाइए तो 5 का 5 0 0 फिर 1 आ गया। इसमें आप 7 से लगाएं, अगर 7 से लगाएंगे तो आप कहेंगे 7 इकाई 7 बच जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 30, 7 चौके 28, 7 चौके 28 बच गया आपके पास कितना तो 2 और 7 या 21। अब यहाँ अगर आप फिर लगाएं 11 से अगर लगाएंगे तो 11 इकाई 11 और 11 तिया 33, 11 तिया 33, यहाँ पे हो जाएगा 13। तो इस तरह से अगर आप देखें यहाँ पे तो कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 और 4। देखिए 5 आया है, 7 आया है, 11 आया है, 4 आया, यानी 13 आया। तो कितने बार आया, 1 2 3 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कितने यानी अभाज्य गुणनखंड है तो 4 अभाज्य गुणनखंड है। अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल आपका ये है कि 6 8 22 का लोस और मोसो का अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए आपको बता ही दिए हैं कि 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3
फिर 8 को लिख सकते हैं आप 2 गुना 2 यानी 4, 4 दूना 8। फिर अगर हम 22 को लिखें तो कहेंगे 2 गुना 11। तो देखिए कौन यानी सभी में आ रहा है, तो 2 सभी में आ रहा है, तो मोसो तो आपका यानी अगर हम बात करें मोसो का, तो मोसो आ गया आपको कितना 200 यानी 2 आ गया, सॉरी 2 आया। उसके बाद अगर हम लोसो की बात करें तो देखिए एलसीएम की बात करें तो ये 2 सभी में है इसलिए 2 लिखे हैं। 3 देखिए एक ही में है फिर भी 3 को लेना पड़ेगा। ये 2 आप किसी में नहीं फिर भी 2 लेना पड़ेगा। ये भी 2 किसी में नहीं है फिर भी 2 लेना पड़ेगा। ये 11 किसी में नहीं है फिर भी 11 लेना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे आप इसको गुना करेंगे तो क्या आता है 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 को 11 से गुना कीजिए यानी 24 गुना 11 करेंगे तो 11 चौके 44 और 11 दूना 22, 22 और 4 26 कितना हो जाएगा 22 4 26 यानी 264 यानी 264 यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास क्या आया यानी एलसीएम आ गया 264। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 264 और अनुपात मोसो 2। अब देखिए 264 का आधा हो जाएगा 132 और 1 का यानी 2 का आधा हो जाएगा 1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी 132 अनुपात 1। तो देखिए 132 अनुपात 1 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आसानी से आप निकाल सकते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 से लगाएंगे 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 2 से लगाएं तो 12 यानी 24 दूना 48, 2 से लगाएंगे तो कहेंगे 12 दूना 24, 2 से लगाएंगे तो कहेंगे 6 दूना 12 और 2 से लगाएंगे तो आप कहेंगे 2 तिया 6। तो देखिए 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 गुना 3, ये देखिए किस ऑप्शन में है 2 पे पावर 5 गुना 3, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल है अगर हम यहाँ पे बनाएं तो अगला सवाल है हमारा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम, ये 2 परिमेय संख्याएं, इस दोनों परिमेय संख्याओं के अधिकतम, इसके बीच जो अधिकतम परिमेय संख्या निकालेंगे वो अनंत है यानी आप बहुत सारे निकाल सकते हैं जिससे आप गिन नहीं सकते। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तो कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है इतना है और उसका मोसो इतना है, तो कह रहा है लोसो ज्ञात करने के लिए। तो 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है ना, उसमें से एक मोसो इतना है, तो आपको कहा जा रहा है कि बताइए यानी ए गुना बी, आपको जो बताया थे ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या है एचसीएफ गुना एलसीएम, ये बताया था आपको। एलसीएम क्यों गलत हो रहा है एलसीएम, आप देखिए तो यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल ही दे दिया कितना 8670 और एक संख्या दे दिया आपको कितना यानी मोसो दे दिया यानी एचसीएफ दे दिया 17 और एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। 17 को इधर लाए तो 17 इधर हो जाएगा भाग। आप 17 से आप यहाँ पे अगर भाग लगाएंगे कि इसको इस साइड ले आए, आप 17 से लगाएंगे तो 17 पचे 85, क्या होगा 17 पचे 85, बचिया 1 तो हो जाएगा 17, तो है ना बच जाएगा 17, 17 इकाई 17 जीरो का जीरो यानी करेंगे 510। अब यानी 8670 में 17 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 510। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल को बनाए तो अगला सवाल आपके लिए ये है, आप देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगा। देखिए कोई पूर्णांक m है तो सम संख्या कब होगा, जब उसके लास्ट में 2 जोड़िएगा तभी होगा। तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कोई भी संख्या है ना तभी यानी सॉरी यहाँ पे हम कहीं गलत तो नहीं बता रहे। सम संख्या हाँ, सम संख्या के बारे में कहा जा रहा है। तो कोई भी पूर्णांक है उसके लास्ट में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि आपको सम मिले। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मिनट हाँ, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 यानी 2m यानी सी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पूर्णांक 7 है। जैसे इसको हम 2 से गुना करेंगे तो अब ये आपका 14 हो जाएगा, तो 14 सम हो जाएगा। अगर 6 ही है इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 12 और 12 क्या है सम है। अगर आप यहाँ पे 9 ही ले लीजिए, 9 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 18, तो ये सम हो जाएगा। तो यानी करेंगे मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तो आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मोसो है ना गुना, यहाँ पे गुना है, गुना ए बी का लोसो निम्न में किसके बराबर। तो अभी जस्ट तो आपको बताते आ रहे हैं कि ए गुना बी जब करते हैं तो ये एलसीएम और गुना एचसीएफ के बराबर होता है, यही बात तो कहा जा रहा है। अब यहाँ पे ए बी दे दिया तो उसे क्या लेना देना, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए ए गुना बी। तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा ए गुना
बी। अगला देखिए तो अगला सवाल यहाँ पे आपका सवाल है कि वही बात जो आपको बताए थे कि एक वृत्त है, वृत्त पे यानी मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, उस पे एक ही जगह से 3 यानी धावक दौड़ रहे हैं। पहला को 3 घंटा लगता है, दूसरा को 4 घंटा और तीसरा को 8 घंटा। एलसीएम निकाल लें। तो जैसे एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको आपके सामने क्या क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे आ गया 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटा। बस गुना कर दे 24 घंटा हो जाएगा। चलिए और आज का आखिरी सवाल देखिए। तो आखिरी सवाल है कि 26 और 91 का मोसो होगा। तो मोसो करा यानी एसएफ करा, तुरंत आप 26 से है ना भागा कर दे 91 में, यानी किस में 91 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप एक मिनट हाँ 91 है। जैसे आप इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार में लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि अगर आप 4 बार में लगाते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। आप 3 बार में अगर लगाएं तो कहेंगे 6 या 18, 3 दूना 6, 6 1 7। अब जैसे ये 11 में से कहने का मतलब 8 निकल गया 3 और ये 8 में से गया 13, 13 से फिर आप इस 26 में लगाएंगे तो 13 दूना 26, यानी क्या होता है 13 से पूरा कट गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं इसको कि 26 है तो 26 को आप क्या कहेंगे 13 दूना 26। 91 है तो कहेंगे है ना 7 गुना 13, 13 7 91। तो दोनों में क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो 13 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों के लिए कुछ सवाल लेके आए। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। यदि ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर वीडियो हम लाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।